डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 07। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था, स्टार्ट किया था अपन ने आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वही अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 टाइप की आइसोमेरिज्म हम देख चुके थे। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देख रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले अपन देखी थी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, फिर देखा था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड देन देखा था अपन ने लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाउ द फोर्थ, लिगेंड आइसोमेरिज्म। नाम से ही क्लियर है, लिगेंड आइसोमेरिज्म, हिंदी में बोल देंगे लिगेंड समावयवता। लिगेंड आइसोमेरिज्म, जब लिगेंड खुद आइसोमेरिज्म दिखलाए इन दिस कॉम्प्लेक्स आइसोमर्स, इन दिस type of isomerism, when complex isomers have different type of isomeric form of a ligand capable in showing isomerism itself, then it is called ligand isomerism। नाम से क्लियर है, ध्यान से देखिएगा हिंदी मीडियम वाले। कई ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो खुद आइसोमेरिज्म शो करने में कैपेबल होते हैं। ऐसे लिगेंड्स जो खुद आइसोमेरिज्म दिखलाने में कैपेबल हो, ऐसे लिगेंड, ऐसे संकुल समावयवी जिनके अंदर समावयवता दर्शाने में सक्षम लिगेंड के भिन्न भिन्न समावयवी रूप उपस्थित हो, उन्हें परस्पर एक दूसरे का लिगेंड आइसोमर्स बोलेंगे। When complex isomers have different type of isomeric form of a ligand capable in showing isomerism itself, then this is called ligand isomerism, and the phenomenon, then they are called ligand isomers and the phenomenon is called ligand isomerism। अब आप बोलोगे सर ऐसे लिगेंड कौन से होते हैं जो खुद आइसोमेरिज्म दिखलाने में कैपेबल है? जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, C6H4Cl माइनस क्लोरोफिनाइल कार्बन आयन। कैसे बनता है ये? आइए इसका पहले अपन फॉर्मेशन भी साथ साथ देख लेते हैं। देखिए, अपन सभी जानते हैं बेंजीन C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अगर बेंजीन में से मैं एक H को H प्लस के रूप में हटा दूं, माइनस H प्लस, तो क्या बन जाएगा? कौन इस ईच कार्बन हैज 1H, ईच कार्बन हैज 1H। कोई भी एक H हटा दीजिए, मान लीजिए ये वाली H हटा देता हूं, तो क्या हो जाएगा? सारे बाकी H तो अपनी जगह पड़े रहेंगे और ये जो H प्लस यहां से हट गया तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर यही रह गया और ये बन गया C6H5 माइनस C6H5 माइनस कार्बन आयन, जिसको क्या बोलेंगे? फिनाइल कार्बन आयन, फिनाइल कार्बेनियन। क्लियर? अब अगर इस फिनाइल कार्बन आयन में किसी एक H को हटा करके अगर क्लोरो आ जाए, माइनस H प्लस Cl, तो इसके 3 टाइप के आइसोमर बन सकते हैं। एक ऐसा जिसमें जहां पर फ्री वैलेंसी है कार्बन की, फ्री वैलेंसी और लोन पेयर तो किसके पास है? कार्बन के पास। उससे ऑर्थो पोजीशन वाला जो है वो आ जाए, है ना, बाकी जगह H पड़ा रहे, है ना। H को नहीं लिख रहा हूं एक बार यहां पर। एक ऐसा जिसमें मेटा पोजीशन पर Cl आ जाए और एक ऐसा जिसके अंदर पैरा पोजीशन पर Cl आ जाए। तो अपन जानते हैं रेडिकल्स के अंदर आपको पढ़ाया हुआ है कि रेडिकल्स में जो फ्री वैलेंसी जहां होती है, फ्री वैलेंसी जहां पर होती है उसको ही फर्स्ट कार्बन बोला जाता है नंबरिंग में हमेशा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये हमेशा 1 नंबर कार्बन हो गया, तो ये 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये 1 हो गया तो ये 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये 1 हो गया तो ये 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोक्लोरोफिनाइल, ऑर्थोक्लोरोफिनाइल, या इसी को अपन बोल सकते हैं 2 पर क्लोरो लगा हुआ फिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल।
ऑर्थोक्लोरोफिनाइल और 2 क्लोरोफिनाइल। इसको क्या बोल देंगे? मेटा क्लोरोफिनाइल, मेटा क्लोरोफिनाइल और 3 क्लोरोफिनाइल, 3 क्लोरोफिनाइल। इसको क्या बोल देंगे? पैरा क्लोरोफिनाइल, नाम से क्लियर है, और 4 क्लोरोफिनाइल। अच्छा, अब इतना बड़ा लिगेंड का फॉर्मूला तो अपन कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखेंगे नहीं, तो इनको शॉर्ट सिंबल से दर्शा देते हैं, दिखला देते हैं। उतार लिया होगा आपने अपने रजिस्टर के अंदर इसको क्या शॉर्ट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां लिख देता हूं, इसका जो शॉर्ट सिंबल है, इसका जो शॉर्ट सिंबल है वो हो जाता है, क्या हो जाएगा? ये C6H4Cl माइनस C6H4Cl, पहले C6H6 था, फिर C6H5 माइनस हुआ, और उसके बाद में H की जगह एक Cl आ गया, तो C6H4Cl माइनस, इसको लिख देंगे 2। इट मीन्स 2 क्लोरोफिनाइल कार्बन आयन। इसको लिख देंगे C6H4Cl3 माइनस, इसको बोल देंगे C6H4Cl4 माइनस। क्लियर है? तो इस तरह से ये इनके शॉर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करना हो गया। 2 क्लोरोफिनाइल, 3 क्लोरोफिनाइल, ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गई, और ये उनका IUPAC प्रीफिक्स हो गया, नेम हो गया। तो इस तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स आइसोमर हो, जिसके अंदर 3 ऐसे कॉम्प्लेक्स आइसोमर बन सकते हैं, जिसमें इसी लिगेंड का ये वाला आइसोमेरिक फॉर्म हो, दूसरे में ये वाला आइसोमेरिक फॉर्म हो, तीसरे वाले में ये वाला आइसोमेरिक फॉर्म हो। अब ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन सा है, इसको उतार लीजिए अच्छी तरह से। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं अपन। Cr या CO, कोई भी सेंट्रल एटम ले लीजिए, CONH3 C6H4Cl2 कोबाल्ट +3 स्टेट में होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसका -1, तो पूरे पर कितना आ जाएगा? 2+, और 2+ आ जाएगा तो साथ में कोई भी एक एनाइन लगा दीजिए कंपाउंड के रूप में Cl2। तो ये आपके एक आइसोमर हो गया। इसी का दूसरा आइसोमर क्या हो जाएगा? बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, केवल ये क्या हो जाएगा? 3 क्लोरोफिनाइल, CONH3 C6H4Cl3 Cl2। और इसी का तीसरा आइसोमर कौन हो जाएगा? CONH3 C6H4Cl4 Cl2। नाम नॉमेनक्लेचर करेंगे अगर, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये आएगा पेंटाएमीन, ये एमीन है इसका प्रीफिक्स। और अच्छा, लिखते वक्त फॉर्मूला राइटिंग में एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला राइटिंग में अपन ने रूल का ध्यान नहीं रखा। फॉर्मूला राइटिंग में अपन इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। एक्चुअली इसका जो सिस्टमेटिक ढंग से फॉर्मूला राइटिंग होना चाहिए वो यूं होना चाहिए था, C6H4, क्योंकि C है पहले, C6H4Cl2, then NH3 then Cl2. This is the correct formula writing representation of this. इस तरह से इसमें भी इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। खैर, फॉर्मूला राइटिंग में जो ये रूल्स लिखे गए हैं, इसके बहुत ज़्यादा ध्यान कई बार एग्जामिनर भी देता है, जैसे मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, उस तरह एग्जामिनर भी इस बात का हो सकता है ध्यान ना देवे। इस बात के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। फॉर्मूला राइटिंग में रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए फॉर्मूला लिखा जाए, ये जरूरी नहीं है। राइटर इस बात का ध्यान नहीं रखते, टीचर्स इस बात का ध्यान नहीं रखते, एग्जामिनर भी हो सकता है इस बात का ध्यान नहीं रखे। तो मेंटली इस बात के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करें। आप जब लिखो तो हमेशा एज पर रूल लिखना चाहिए, उसी की हैबिट डालनी चाहिए। तो इस तरह से ये वाला हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? नाम में तो पहले इसका एमीन है, ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका क्या है? क्लोरोफिनाइल। ऑर्थोक्लोरोफिनाइल बोले तो ओ से स्टार्ट हो जाएगा, 2 क्लोरोफिनाइल बोले तो टी से स्टार्ट हो जाएगा। 2 का जो टी है वो इंक्लूड करेंगे, 2 क्लोरोफिनाइल। तो ये एमीन हो जाएगा, पेंटाएमीन 2 क्लोरोफिनाइल कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये हो जाएगा पेंटाएमीन 3 क्लोरोफिनाइल कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये हो जाएगा पेंटाएमीन 4 क्लोरोफिनाइल कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इस तरह से ये इनके नॉमेनक्लेचर हो गए। तो ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसका लिगेंड आइसोमेरिज्म का। ये होता है हमारी 4th आइसोमेरिज्म कंप्लीट। अब देखते हैं अपन अगली 5th आइसोमेरिज्म। 5th आइसोमेरिज्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा फेमस है, जिस पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 5th आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म
समन्वयी समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हिंदी में बोलते हैं समन्वयी समावयवता। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाई जाती है, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलती है जिनमें दोनों स्फेयर कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो, जिसमें पॉजिटिव आयन भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो और नेगेटिव आयन भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन complex compound having two mononuclear coordination sphere, जिसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव वाला आयन भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो, नेगेटिव वाला आयन भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो और दोनों मोनोन्यूक्लियर हो। इस तरह के कंपाउंड्स में पाई जाती है। If complex isomers have different distribution of ligands on both central metal of both coordination sphere present in them with respect to each other, then they are called coordination isomers। यानी जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है ना, वो आपस में लिगेंड को एक्सचेंज करके और आइसोमर्स, नए आइसोमर्स बनाते रहते हैं। ये उसी तरह की है। ये जो लिगेंड आइसोमेरिज्म है ना, इसको अपन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनकी मेटामेरिज्म से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मेटामर्स में क्या होता है कि जो बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके दोनों तरफ प्रेजेंट जो रेडिकल्स एल्काइल ग्रुप होते हैं, उनके एक्सचेंज होने से, उनमें चेंज आ जाने से, दोनों में से किसी एक साइड के या दोनों साइड के एल्काइल ग्रुप के चेंज आने से मेटामेरिज्म बनती है। मेटामेरिज्म पढ़ते हो आप लोग। उसी तरह से ये मेटामेरिज्म के सिमिलर है। ये जो है इट इज सिमिलर टू द मेटामेरिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी बड़ा फेमस है, बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है। इट इज सिमिलर टू द मेटामेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये बात भी आप विशेष रूप से ध्यान रख लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, तब जाकर के कहानी पूरी अच्छी तरह समझ में आएगी और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाने के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल 1, CrNH3(6) COCN(6) एक कॉम्प्लेक्स है। Cr+3 स्टेट में तो इस पूरे पर +3 आ जाएगा। ये CO भी +3 स्टेट में, इस पूरे पर -3 आ जाएगा, क्योंकि इस CN पर -1 होता है, -6, तो +3 -6 -3 आ जाएगा। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। Cr के पास 6 अमोनिया है और कोबाल्ट के पास 6 साइनाइड है। अब क्या होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स हम नए बनाते जाएंगे जिसमें साइनाइड 1 by 1 इधर आता जाए, अमोनिया इधर जाता जाए। तो क्या हो जाएगा, देखिए, अगर एक अमोनिया को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, एक अमोनिया को इधर शिफ्ट कर दूं और एक साइनाइड को इधर ले आऊं, एक सिंगल को, तो क्या बन जाएगा, CrNH3(5) CN CONH3 CN(5) NH3। तो जब यहां आया तो ये Cr पे +3 है और साइनाइड में -1, तो इस पे +2 आ गया। CO पर +3 है, इस पर 5 साइनाइड में -5, तो इस पर -2 आ गया। यहाँ इस पर +3 है, यहाँ इस पर -3 है। तो ये इसका आइसोमर बन गया। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओवरऑल इसमें भी 6 साइनाइड है, इसमें भी 6 साइनाइड है, 5 अमोनिया, 5 अमोनिया, 1 Cr, 1 CO, 1 Cr, 1 CO। लेकिन इसमें क्रोमियम के पास 5 अमोनिया, 1 साइनाइड है, जबकि यहाँ क्रोमियम के पास 6 अमोनिया है। तो इस तरह से ऐसे कॉम्प्लेक्स आइसोमर्स जिसमें
दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट दोनों सेंट्रल मेटल, दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट दोनों सेंट्रल मेटल के पास एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लिगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए। इसके पास 6 अमोनिया थे, इसके पास 5 अमोनिया 1 साइनाइड हो गया, इसके पास 6 साइनाइड थे, इसके पास 1 अमोनिया 5 साइनाइड रह गया, तो ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो गए। अभी इसके और भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बन सकते हैं, और इस तरह के कंपाउंड्स में कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अब अपन एक एक करके 1 बाय 1, और फिर एक और अमोनिया यहाँ ले जाओ, एक और साइनाइड यहाँ ले आओ, तो क्या बन जाएगा, CrNH3 होल 4 Cn होल ट्वाइस COCn होल 4 NH3 होल ट्वाइस। ठीक है, इस पर +1 रह जाएगा, इस पर माइनस रह जाएगा, है ना। यहाँ पर प्लस क्योंकि +3 है, ये -2 है, तो +3 -4 तो -1। फिर अपन क्या करेंगे, एक और कंडीशन यहाँ पर आएगी, एक और कंडीशन यहाँ पर आएगी कि एक और अमोनिया इधर ले गए, एक और साइनाइड इधर ले आए, है ना। एक और अमोनिया इधर ले गए उधर साइड में, और एक साइनाइड इस फर्स्ट वाली के पास ले आए, तो क्या हो जाएगा, CrNH3 होल थ्राइस Cn होल थ्राइस COCn होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस। लेकिन अब यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है कि ये वाला कंपाउंड नहीं मिलेगा, इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि +3 -3 क्या हो गया, 0, +3 -3 क्या हो गया, +3 -3 0, तो ये भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल हो गया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी न्यूट्रल हो गया, तो ये दो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये भी एक अलग इंडिपेंडेंट कंपाउंड बन जाएगा, ये एक अलग इंडिपेंडेंट कंपाउंड बन जाएगा। ये जो अलग इंडिपेंडेंट कंपाउंड होगा ये इससे अलग हो गया, ये एक अलग इंडिपेंडेंट कंपाउंड बनेगा वो इससे अलग हो गया, तो ये वाले कंपाउंड का ये दोनों कोऑर्डिनेशन साथ में रहेंगे नहीं, क्योंकि दोनों न्यूट्रल है, दो न्यूट्रल चीज साथ में कैसे रहेगी, तो इसलिए ये वाला कंपाउंड का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन अभी और बनेंगे। अब अगर मैं एक अमोनिया और इधर ले जाऊं, एक अमोनिया और इधर ले जाऊं, और एक साइनाइड और इधर ले आऊं, एक साइनाइड और इधर ले आऊं, तो देखिए अब साइनाइड इसके पास 4 हो गए, इसके पास अमोनिया 4 हो गए, कोबाल्ट के पास क्रोमियम हैज 4 साइनाइड नाउ, एंड व्हेन क्रोमियम हैज 4 साइनाइड, तो जो क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन, उसको पीछे ले जाएंगे अपन, तो बीच में एक ऐसी स्टेट बनेगी जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखिए Cr के पास, क्रोमियम के पास क्या हो गया, देखिए 4 साइनाइड हो गए, 2 अमोनिया रह गए, 2 अमोनिया एंड 4 साइनाइड Cn होल 4। तो अब ये वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये नेगेटिव आयन बन गया, इसलिए पीछे लिख दिया। और कोबाल्ट जिसके पास अब 4 अमोनिया है और 2 साइनाइड है, वो क्या हो गया, 2 साइनाइड 4, अब ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव, एक अलग कंपाउंड। आप बोलोगे सर ये दोनों सेम नहीं है क्या, नहीं, इसमें क्रोमियम के पास 4 अमोनिया है, या क्रोमियम के पास 2 अमोनिया है, यहाँ क्रोमियम के पास 2 साइनाइड है, यहाँ क्रोमियम के पास 4 साइनाइड है, तो ये इससे अलग है। इसको नंबर 1 बोल दें, तो इसको नंबर 2 बोल देंगे, इसको नंबर 3 बोल देंगे, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको नंबर 4 बोल देंगे। नाउ फिफ्थ वन कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ में क्या हो जाएगा, देखिए इधर लिख देता हूँ फिफ्थ को मैं, इसमें अब फिर और अभी चेंज करते जाओ। देखिए क्रोमियम के पास 6 अमोनिया, क्रोमियम के पास 5 अमोनिया, क्रोमियम के पास 4 अमोनिया, क्रोमियम के पास में 3 अमोनिया वाला होगा नहीं, क्रोमियम के पास 2 अमोनिया, क्रोमियम के पास 1 अमोनिया, तो CONH3 होल 5 Cn CrNH3 Cn होल 5, इस पर भी 2+, इस पर 2-, और ये हो गया फिफ्थ कंपाउंड। और एक और देख लेंगे कि कोबाल्ट के पास पूरे के पूरे 6 अमोनिया आ गए और क्रोमियम के पास 6 साइनाइड चले गए, CONH3 होल 6 CrCn होल 6, दिस इज 6th। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह के कंपाउंड्स के 6 आइसोमर्स मिलेंगे। जब ध्यान दीजिएगा, जब हेक्साडेंटेट जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली मेटल के हों, इसके भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी 6, और ये दोनों अलग अलग हो, ये दोनों अलग अलग हो, कह रही ये दोनों अलग अलग सेंट्रल मेटल हो,
तो इसके कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनेंगे? 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। वापस दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर आपको जो प्रॉपर्ली एक बार में समझ में नहीं आए तो। बहुत ही फेमस एग्जांपल है, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट, इसका सेकंड एग्जांपल ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये लेता हूं मैं एग्जांपल 2, CrNH3 होल 6 CrCN होल 6। इसमें मैंने क्या चेंज किया कि सेंट्रल मेटल सेम रख दी, सेंट्रल मेटल मैंने सेम रख दी और ये मैं चेंज करूंगा। Cr के पास 6 अमोनिया है, Cr के पास 6 साइनाइड है, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट थर्ड। अब इसके कितने बनेंगे देखिए, एक साइनाइड को यहां ले आऊं और अमोनिया को यहां ले आऊं तो क्या हो जाएगा? CrNH3 होल 5 CN CrNH3 CN होल 5। ठीक है, अगर मैं लिखने का तरीका सही रखूं तो मैं साइनाइड को आगे ले आऊंगा, यहां पर साइनाइड को पहले लिखूंगा, अमोनिया को बाद में लिखूंगा और यहां पर भी मैं साइनाइड को पहले लिखूंगा। फॉर्मूला राइटिंग का जो सही करेक्ट मेथड है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, ठीक है। क्रोमियम है 6 अमोनिया, क्रोमियम है 5 अमोनिया एंड 1 साइनाइड। फिर इसमें क्या करेंगे, एक और अमोनिया को इधर ले जाएं, एक और साइनाइड को इधर ले आए, CrCN होल ट्वाइस NH3 होल 4। इस पर क्या हो जाएगा? CrCN होल 4 अमोनिया होल ट्वाइस। इस पर it has 3 plus charge, it has 3 minus charge, it has 2 plus, it has 2 minus, it has plus, it has minus। ठीक है ना, +3 है, -2 तो पूरा +1 ओवरऑल। इसके बाद फिर एक और क्या करें, एक और अमोनिया को इधर शिफ्ट कर दें, एक और साइनाइड को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? CrCN होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस। इधर भी क्या हो जाएगा? CrCN होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस। बट आप जानते हो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर और अब चेंज करें, सर अब क्या करेंगे सर? इसमें Cr को Cr इसके पास में एक अमोनिया और इधर दे दें, एक साइनाइड और इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, फिर ये क्या होगा? ये नेगेटिव आयन बन जाएगा तो ये पीछे चला जाएगा, CrCN होल 4 ये पीछे इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, NH3 होल ट्वाइस। और जो ये वाला Cr है ना, इसको मैं Cr, ये Cr जो है इसके पास में क्या हो जाएगा? 4 अमोनिया Cr और CN होल ट्वाइस। फोर अमोनिया होते ही इसके ये आगे आ जाएगा, ये पॉजिटिव आयन बन गया तो ये आगे आ गया। 4 साइनाइड होते ये नेगेटिव आयन बन गया, पीछे चला गया। तो ये तो सेम रिपीट हो गया, सेम CrCN होल ट्वाइस NH3 होल 4, CrCN होल 4 NH3 होल ट्वाइस, तो सेम रिपीट हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वापस थर्ड बन गया। अब वापस सेम रिपीट हो जाएंगे, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट वापस सेम रिपीट हो जाएंगे। तो इसके टोटल 3 बनेंगे। अगर दोनों सेंट्रल मेटल ऑक्टाहेड्रल, दोनों ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दोनों में सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन दोनों सेंट्रल मेटल अलग अलग थी, एक कोबाल्ट था एक क्रोमियम था, तब तो 6 बने थे। और अगर दोनों सेम है, दोनों क्रोमियम या दोनों कोबाल्ट है तो 6 की जगह आधे ही बनेंगे, 3 बनेंगे, 3 वापस सेम रिपीट होने लग जाएंगे। तो इस तरह से इसके बन जाएंगे टोटल 3 आइसोमर्स। नाउ एक और बढ़िया एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 3, PtNH3 होल 4 NiCl4। इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सेंट्रल मेटल अलग अलग है। ये भी Pt+2 है तो इस ओवरकोड पे 2 प्लस आ जाएगा, ये भी +2 है, इस ओवरकोड पे 2 माइनस आ जाएगा। क्लियर सामने दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट देखिएगा,
अब इसमें क्या करें, 1/1 अमोनिया इधर शिफ्ट कर दें, Cl इधर शिफ्ट कर दें, Cl इधर शिफ्ट कर दें एक, तो क्या हो जाएगा PtCl NH3 होल थ्राइस NiCl3 NH3, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, माइनस, सॉरी, Pt +2 -1 तो ओवरऑल +1, Ni +2 -3 ओवरऑल -1। अगेन फिर देखते हैं इसमें क्या होगा, एक अमोनिया अगेन इधर ले जाएं, एक Cl और इधर लाएं, PtCl2 NH3 होल ट्वाइस NiCl2 NH3 होल ट्वाइस, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, दो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशंस पर आपस में अटैच नहीं रहेंगे, बॉन्डेड नहीं रहेंगे। लेकिन फिर और आगे बढ़ाएं, अमोनिया को एक पहले इधर ले गए, फिर एक अमोनिया और इधर ले गए, फिर अपन एक अमोनिया और इधर ले जाते हैं और एक Cl और इधर ले आते हैं, तो एक Cl और आते ही ये ओवरऑल नेगेटिव आयन बन जाएगा, प्लेटिनम वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और निकल वाला कोऑर्डिनेशन Ni+2 वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, उसको आगे ले आएंगे, NiCl NH3 होल थ्राइस PtCl3 NH3। अब ये पॉजिटिव स्फीयर और ये नेगेटिव स्फीयर बन जाएगा, Ni+2 वाला है ना, अभी तक Ni+2 वाला जो था वो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, अब ये बन गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और प्लेटिनम वाले के पास 3 क्लोराइड पहुंच गए तो वो बन गया नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर इसको ले आते हैं, Ni पूरा के पूरे 4 के 4 अमोनिया इसके पास और 4 के 4 क्लोराइड प्लेटिनम के पास, तो इसके पास 2+, इसके पास 2-, ये भी एक नया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये होगा नहीं थर्ड, और ये फोर्थ, तो टोटल कितने बने, 4 बनेंगे। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल 4, अगर मैं इसको भी Pt कर दूं, PtNH3O4 टेट्रामीन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड, तो यहां भी क्या होगा, Pt उतार लीजिएगा बड़ा अच्छी तरह से पॉज करके, यहां भी क्या हो जाएगा, ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, Pt यहां भी क्या हो जाएगा, अब जैसे ही इसके पास गया तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, ये भी क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, तो क्या हुआ देखिए, ये तो अलग बन गया, ये अलग बन गया, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये सेम रिपीट हो गया, ये सेम रिपीट हो गया, ये अब थर्ड नहीं है, अब ये सेकेंड ही रह गया, और ये सेम रिपीट हो गया, ये फोर्थ नहीं है, ये फर्स्ट ही रह गया, यानी ये दोनों भी रिपीट होने लग गए, तो ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था, ये दोनों भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अगर दोनों मेटल सेम हो तो जैसे वहां पर दोनों अलग अलग तो 6 और सेम हो तो दो आधे हो जाते 3, वैसे यहाँ दोनों अलग अलग हो सेंट्रल मेटल तब तो 4, और सेम हो जैसे इसमें है तो 2 आधे हो जाएंगे। क्लियर, बहुत अच्छी ट्रिक बन गई। इस एग्जाम्पल को पॉज करके उतार लीजिएगा। अब आ जाइए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है ध्यान देना, कंक्लूजन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्लियर, ये अगर इस तरह का हो कि सेंट्रल मेटल M1 A6 M2 B6, M1 A6 M2 B6, तो टोटल बनेंगे 6। और अगर इस तरह का हो कि M1 A6 M1 B6, यानी सेंट्रल मेटल सेम हो गई तो 3। अगर इस तरह का हो M1 A4 M2 B4, सेंट्रल मेटल M1 M2 दो अलग अलग हो गई है ना। ये M2 मतलब यहाँ इसका नंबर नहीं है 2 है ना, इसको M बोल दो, इसको M डैश बोल दो, इसको M बोल दो, इसको भी M बोल दो, इसको M बोल दो,
इसको M डैश बोल दो, है ना, तब कितना 4, और अगर ये भी Ma4 और ये Mb4, यानी दोनों मेटल डिसिमिलर नहीं है, सिमिलर है, तो इसके आधे हो जाएंगे 2। बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और इस पर क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइसोमर्स पर क्वेश्चन आते हैं। जनरली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे ज्यादा बार अगर अपन देखें फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसी से आया है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाने पर क्वेश्चंस आए हैं। तो ये होती है हमारी 5th कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आती है, इसी की एक बहन समझ लो आप, इसी का एक कजन समझ लो, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन, 6th कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, समन्वयी स्थिति समावयवता, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जब ब्रिजिंग लिगेंड रखने वाला ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हो, ब्रिजिंग लिगेंड रखने वाले ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हो, और उस ब्रिजिंग लिगेंड्स के दोनों तरफ प्रेजेंट सेंट्रल मेटल का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लिगेंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए, लिगेंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, CONS3 OHCl CrCl4, ये कोबाल्ट ओवरऑल +3 है, ये Cr+3 है, +3 +3 +6 हो गया, और यहाँ 4 क्लोराइड पर -4, OH पर माइनस, Cl पर माइनस, तो ओवरऑल 0 हो गया। ये ब्रिजिंग लिगेंड हो गए, ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इस ब्रिजिंग लिगेंड्स के दोनों और प्रेजेंट सेंट्रल मेटल अलग अलग है, सेम भी हो सकती थी। इसके पास 4 अमोनिया है, इसके पास 4 क्लोराइड है। अब एक एक करके अगर क्लोराइड इधर आती जाए इसके साथ और अमोनिया इसके पास जाता रहे, तो जो इसके आइसोमर्स बनेंगे, इसके पास NH3 होल थ्राइस रह जाए, एक क्लोराइड आ जाए कोबाल्ट के पास, वही OHCl, Cr के पास एक NH3 आ जाए और एक 3 क्लोराइड रह जाए, एक ये बन जाएगा। दूसरा देखिएगा, इसके अंदर एक अगेन अमोनिया 4 थे, अमोनिया 3, फिर एक अमोनिया यहाँ चला जाए, एक क्लोराइड यहाँ आ जाए, तो NH3 होल ट्वाइस Cl2 CO OH Cl Cr NH3 होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, कोबाल्ट के पास 2 अमोनिया 2 क्लोराइड, क्रोमियम के पास 2 अमोनिया 2 क्लोराइड, और ये एग्जिस्ट करेगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए अमोनिया अगेन यहाँ चला जाए, क्लोराइड यहाँ आ जाए, तो क्या हो जाएगा, CO NH3 एक ही रह गया, क्लोराइड 3 हो गए, OH Cl Cr NH3 होल थ्राइस और Cl एक ही रह गया। ओवरऑल ये भी न्यूट्रल है। और फिर इसके अंदर देखिएगा अमोनिया पूरा ही यहाँ चला जाए ये वाला, और क्लोराइड जो है वो यहाँ आ जाए, तो CO Cl4 OH Cl Cr NH3 होल 4। तो कोबाल्ट के पास 4 अमोनिया, कोबाल्ट के पास 3 अमोनिया 1 क्लोराइड, 2 अमोनिया 2 क्लोराइड, 1 अमोनिया 3 क्लोराइड और 4 के 4 क्लोराइड। तो ये सब अलग अलग है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। टोटल कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे इसके। अगर ये भी कोबाल्ट होता तो कुछ वापस रिपीट होना चालू हो जाते हैं। अगर ये भी कोबाल्ट होता, बना के देखिएगा, अगर ये भी कोबाल्ट होगा तो ये 4 क्लोराइड, फिर इसके पास में ये आ जाएगा, फिर इसके बाद ये आ जाएगा, फिर ये वापस इसका रिपीट होने लग जाएगा, सेम इसी का कंडीशन बन जाएगा, और ये भी रिपीट हो जाएगा, तब 3 हो जाएगा। अभी 5 है, अगर ये भी कोबाल्ट ये भी कोबाल्ट हो, दोनों सेंट्रल मेटल, दोनों में जो न्यूक्लियर है वो सेम हो, सेंट्रल मेटल सेम हो, तो फिर 5 की जगह 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। जब ब्रिजिंग, व्हेन the two complex isomers, 2 or more complex isomers having bridging ligands have different distribution of ligands on both central metal
with respect to each other, then they are called coordination position isomerism, coordination position isomers, and the phenomenon is called coordination position isomerism. क्लियर है अच्छी तरह से? ये भी मेटामेरिज्म की सिमिलरिटी है। कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेटामेरिज्म से मैच करती है, समानता रखती है। बिल्कुल ये फेमस एग्जांपल है, इसको उतार लीजिएगा। डेफिनेशन आपको मैंने बोल दिया है, आराम से वापस सुन लीजिए, और नहीं तो नोट्स आपको कंप्लीट मिलेंगे, उसके अंदर आपको मिलेगा। हिंदी में बोल देता हूं, जब ब्रिजिंग लिगेंड, जब सेतुकारी लिगेंड युक्त समावयवी संकुलों में सेतुकारी लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड के दोनों तरफ उपस्थित सेंट्रल मेटल के पास लिगेंडों का वितरण परस्पर भिन्न भिन्न होने लग जाए, तो ऐसे समावयवियों को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, और इस घटना को कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, ज्यादा डेफिनेशन में टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा हूं लिखवाने के अंदर, क्योंकि नोट्स आपको पूरे कंप्लीटली मिलेंगे। वैसे आप रिवाइंड करके बार बार इसको सुन सकते हैं अच्छी तरह से। ये होता है 6th कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लास्ट बट नॉट लीस्ट आ जाती है 7th नंबर, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, बहुलकीकरण समावेता। एक तो ये ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं होती, इट इज स्यूडो आइसोमेरिज्म। क्लियर? ये स्यूडो आइसोमेरिज्म, ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं होती है, स्यूडो आइसोमेरिज्म होती है। क्यों? अभी देखेंगे। इफ कॉम्प्लेक्स आइसोमर्स हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम इंपेरिकल फॉर्मूला, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट हो, अणुसूत्र अलग अलग हो, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र सेम हो, देन दे आर कॉल्ड polymerization isomers and the phenomenon is called polymerization isomerism। आप बोलोगे सर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं रहा, डिफरेंट हो गया, तो वास्तव में तो ट्रू आइसोमर्स तो है ही नहीं। ट्रू आइसोमर्स तो वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, तो इसलिए ट्रू आइसोमर्स नहीं है ये। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है PtNH3 whole twice Cl2 and PtNH3 whole 4 PtCl4। देखिए प्लेटिनम एक है, यहाँ 2 है, अमोनिया यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, क्लोराइड यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो देखिए Pt मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, Pt डबल, अमोनिया भी डबल, क्लोराइड भी डबल, लेकिन Pt का, अमोनिया का और क्लोराइड का रेशियो यहाँ भी 1:2:2, और यहाँ भी देखिए 2:4:4 माने 1:2:2। तो रेशियो दोनों में सेम है, इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का अलग अलग है। इस तरह से दो आइसोमर्स, अगर उसमें से एक आइसोमर जो है वो दूसरे का ठीक डबल हो, ठीक ट्रिपल हो, तो क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अलग अलग हो जाएगा। एक हिसाब से हम देखें तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डबल है, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है। ऐसे आइसोमर्स को, जो ट्रू आइसोमर्स नहीं होते, इन्हें पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। इस तरह से टोटल 7 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गई। नंबर 1 आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 हाइड्रेट, नंबर 3 लिंकेज, नंबर 4 लिगेंड आइसोमेरिज्म, नंबर 5 कोऑर्डिनेशन, नंबर 6 कोऑर्डिनेशन पोजीशन, और नंबर 7 पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे स्टीरियोमेरिज्म। थैंक यू।